है भाई, बहुत बड़ी खबर है। तो 10 रुपया से जीना है। राज्य 56,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो ये क्या टैक्स लगा कर नहीं कमा सकते हैं? पूरे भारत टैक्स फ्री हो सकता है, ये हिसाब है। ना करो, हिंदू धर्म ने कहा है तो इतने सारे हिंदू अमेरिका में भी लड़ रहे हैं। आज चाहिए एक दूसरे के साथ हिंसा का खेल नहीं होना। बाजार चला ना, मकाई का भुट्टा 80 रुपया में मॉल्स में बिकना, ये हमें मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं नेशनल सनसनी। आपको बता दें कि पलवल के अंदर नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा को लेकर मेधा पाटेकर जी का आगमन हुआ है। उनसे जानते हैं कि क्या रहेगी यात्रा की रूपरेखा, किस कारण से इस यात्रा को करने की व्यवस्था है, कि क्या कारण है कि ये जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा पर करते हैं बात। पूछते हैं क्या है उनकी रणनीति और क्या रहेगा इसमें खास। नमस्कार जी। ये जो अभियान है ये तो वैसे 9 अगस्त को जाहिर हुआ था और 2 अक्टूबर से चला। तो देश के 200 से ज़्यादा जिलों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा से हमारा मकसद यही था कि गांव गली में पहुँचे, शहरी बस्तियों में भी पहुँचे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचे, आदिवासी क्षेत्रों में भी चले। और वहाँ हमारा जो संदेश देना चाहते हैं सभी जन संगठन, वो संदेश यही है कि आज देश में जो जाति, धर्म, पंथ, लिंग भेद के आधार पर एक विभाजन किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, जिस पर वोटों की राजनीति तो चल सकती है, लेकिन संविधान एक अधिकार के लिए जो एकजुटता चाहिए और जो जन आंदोलन की जनशक्ति चाहिए वो नहीं बन सकती है। और इसीलिए हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं संवैधानिक अधिकार के, जो आज नामंजूर है सरकार के नीतियों के तहत, क्योंकि गैर बराबरी बहुत फैल रही है। तो उद्योगपतियों की मनमानी चल रही है, हमारे सेंचुरी के मिल श्रमिक आ रहे हैं, बेरोजगार कर देते हैं, वीआरएस से नकार देते हैं। और किसान तो आप जानते ही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा को एक प्रकार से जीत भी हुई बड़ी और फंसाया भी गया है कि एमएसपी पर कानून आज तक नहीं आया है। तो हम लोग किसानों के उपज का दाम चाहते हैं, हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए चाहते हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार चाहते हैं, शहरी गरीब बस्तियों को आवास का अधिकार चाहते हैं। और इसके लिए जो संपत्ति लेकर बैठे हैं उनमें से 1% लोगों पर अभी अगर सही टैक्स लगाएंगे तो सब पैसा सार्वजनिक तिजोरी में आएगा। सार्वजनिक उद्योग और सार्वजनिक संपदा बेचने वालों को हम रोकना चाहते हैं। हम सरकार की जिम्मेदारी संवैधानिक सिद्धांत और मूल्यों के तहत पूरी करे, ये चाहते हैं। और वो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वालों की खुद की ये स्ट्रैटेजी है कि वो टुकड़े टुकड़े करे ताकि एक गांव में एकजुटता नहीं हो, एक शहर में एकजुटता नहीं हो। हम इस नफरत को मिटाना चाहते हैं, हिंसा को मिटाना चाहते हैं। जो झूठे प्रकरणों के आधार पर कार्यकर्ताओं को जेल बंद किया है, उसका कारण यही है कि आंदोलनों का दमन करना। लोगों को ये पता होना चाहिए कि गौतम अडानी और अंबानी के लिए अर्थव्यवस्था बदली जा रही है, कानून बदले जा रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए श्रम कानून 29 वापस लिए हैं और किसानों पर थोपे गए कानून तो वापस लेने पड़े, पर 715 किसानों की शहादत हुई है। तो हम लोग कल से पलवल से ये यात्रा में लोगों की बात भी सुनेंगे, हमारी बात भी रखेंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों के साथी यहाँ पहुँचे हैं, तो कुछ 100 साथी चलेंगे और 29 तक बदरपुर तक, गौतमपुरी तक, और 30 जनवरी को जो शहादत दिवस है उस दिवस पर हम लोग आज़ादी आंदोलन के शहीद, जिसमें मंगल पांडे और ओबेदुल्ला साथ में लड़े, अशफाकुल्ला ने भी जान दे दी, महात्मा जी की जान भी हिंदू मुस्लिम एकता करने गए इसलिए गई, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने भी दी, किसने नहीं दी, बिरसा मुंडा और टंट्या भील ने भी दी। तो जो आज़ादी आंदोलन के शहीद हैं उनके साथ आज तक के जन आंदोलनों के शहीदों को भी याद करते हुए हम प्रेरणा ही नहीं केवल लेंगे, हम संकल्प लेने वाले। हम दिल्ली में 10 बजे से कार्यक्रम शुरू करके 1:30 बजे से 3:30 बजे तक विभिन्न राजनीतिक दल जो संविधान को तो मानते हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। नहीं, संविधान को तो पूरा देश मानता है, लेकिन कौन है जो नफरत फैला रहा है? केंद्र में बैठे हैं जो, और जो धर्म के नाम पर ही एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई मेजॉरिटी के वोट्स उनको मिले,
इसीलिए वो गिनती करते हैं। अगर वो एक धर्म का राज्य बनाना चाहते हैं, भारत को एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? संविधान के खिलाफ है। नहीं, और जो विश्व में अन्य देश हैं उनमें तुलना क्यों नहीं की जाती? उनकी भी गलतियां हो रही है, इसलिए इटली में भी संघर्ष चला है। कहाँ नहीं चला है, सब जगह चला है। तो भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए लोग नामंजूर करते हैं। हमारी तो गंगा जमुना तहजीब है भाई। नहीं, गंगा जमुना तहजीब है, लेकिन गंगा भी और यमुना भी दोनों हिंदुओं की हैं, उसमें मुस्लिम कहाँ से आ गए? किसने कहा भाई गंगा और यमुना हिंदू? नहीं, एक मुस्लिम आप बताइए, कौन सा मुस्लिम नहाता है? अरे सब नहाते हैं, नर्मदा में भी वो तो जमजम का पानी बताते हैं। 1857 का शहीद स्मारक पर हम 23 जनवरी को थे मेरठ में। आप वहाँ का, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर जो है वो दिखाती हूँ कि पहले जो 85 तय हो गए कि पहली सेना स्वतंत्रता संग्राम की, जिन्होंने मंदिर और मस्जिद में बैठकर तैयारी की, उनके नाम आप देखिए। पहला नाम है माता दीन का, जो दलित था, और पूरे नामों में आप देखिए कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं। और मुद्दा क्या था उस टाइम? तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। मुस्लिम लीग बनने के बाद मुस्लिम हिंदू आए। मुस्लिम लीग बनने के बाद ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनने के बाद भी आए। तो हम दोनों किसी भी धर्म की धर्मांधता को हम नकारते हैं। हम धर्म मूल तत्ववाद को नकारते हैं, हम धर्म को नहीं नकारते। नहीं, अगर बात की जाए जैसे नफरत फैलाने की है, संविधान बचाने की है, संविधान को क्या खतरा है आज? संविधान में जो शब्द है समता और न्याय, बंधुता और आज़ादी और धर्मनिरपेक्षता, मतलब राजनीति में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए और समाज में सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। हर धर्म तो यही कहता है। किसी धर्म ने कहा है कि दूसरे धर्म में हमला करो? हिंदू धर्म ने कहा है? तो इतने सारे हिंदू अमेरिका में भी लड़ रहे हैं आज कि हिंदुत्व में भी सर्वधर्म समभाव की भावना है, उसको बचाना चाहिए। एक दूसरे के साथ हिंसा का खेल नहीं होना चाहिए। तो जो भी राजनीतिक पार्टी ऐसा खेल करेगी उसको हम नकारते हैं। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता पर काबिज है, उसका तो ये मानना है कि हम तो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, हम सभी धर्मों को मानते हैं। उनका कहना है कि मानना है? कहना है, पर वो क्या मानते हैं वो धरातल पर आकर आपको देखना पड़ेगा। आप आइए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, फिर आपको और ज़्यादा सशक्त रूप से अगर देखी जाए तो सभी जो धर्म हैं उनकी जितनी भी किताबें हैं वो कहती हैं कि सभी धर्मों को आपस में मेल रखना चाहिए, सभी लोगों से मेल मिलाप करके चलना चाहिए, इंसानियत के नाते सभी को अच्छा जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है पार्टी की, ये जब बात आती है सत्ता की या सत्ता में आने के बाद की, तो वो पार्टियों के लेवल पे वो अलग हो जाता है। वो क्या है? बिल्कुल, वो है विभाजन और वो है वोट बैंक बनाना और हासिल करना, क्योंकि वो गिनती करते हैं। धर्म ही क्या, जाति के नाम पर भी गिनती होती है। कौन से जाति का प्रत्याशी खड़ा करना ये भी तय होता है। तो हम महिलाएं तो बिल्किस बानो हो, उसके बारे में अत्याचार हो, अपराध हो, राजस्थान के दलित बच्चे को मारा जाए, हम वो कौन से जाति के धर्म के ये नहीं देखते हैं। हम इंसान पर हिंसा नहीं चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। अगर बात की जाए आपकी यात्रा की, तो यहाँ से चलकर किस तरह से दिल्ली पहुँचेगी? हम लोग यहाँ से पैदल चलेंगे। पृथ्वीला में पहला पड़ाव होगा, फिर एक एक जगह फरीदाबाद तक जाएंगे, फिर बदरपुर बॉर्डर पर गौतमपुरी बस्ती में हमारी अंतिम सभा होगी। और जगह जगह श्रमिक भी मिलेंगे, हिंद मजदूर सभा के, एक फैक्ट्री के श्रमिक, कुछ कॉलेजेस में बातचीत होगी। और कल किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने ही ऐलान किया हुआ कार्यक्रम है। नर्मदा घाटी में कल ही हो गई हमारी यह रैली, देश भर हो रही है। तो हम पलवल में हैं, तो हम पलवल के मतलब हरियाणा के किसानों ने जो सशक्त संघर्ष किया, शहादत भी दी है। हमला जैसे हुआ था आपको मालूम है, पहले पानी के फव्वारे और फिर हथियारे। तो इसके सामने अभी भी जो लड़ने की ज़रूरत है वो किसानों के, मतलब किसान में हम लोग खेत मजदूरों को भी गिनते हैं।
हम पशुपालकों को भी मानते हैं, मछुआरों के भी मानते हैं, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों को भी मानते हैं। प्रकृति निर्भर समुदायों के साथ आज जो गैर बराबरी और अन्याय हो रहा है उसके सामने ये आवाज़ उठाने की बात है। तो ट्रैक्टर रैली में महेंद्र चौहान जी हैं, ताराचंद जी हैं, धर्मचंद जी हैं, सोमपाल जी हैं, हम सबके साथ कल बहुत ही खुशी से शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जब बस स्टैंड पर जाएंगे, हम लोग रेहड़ी पटरी वालों को, हॉकर्स को गरीबों का बाजार मानते हैं और इसको ख़त्म करके मॉल्स का बाजार चला ना, मकाई का भुट्टा 80 रुपये में मॉल्स में बिकना, ये हमें मंजूर नहीं है। हमने इनके लिए 2003 में पॉलिसी लाने के लिए हमको कलकत्ता में भी लड़ने पड़ा था, महाराष्ट्र में भी लड़ने पड़ा था, जगह जगह लड़ने के बाद कुमारी शैलजा ने भी इसमें बहुत योगदान दिया था, शिवराज पाटिल जी ने दिया था, तभी जाकर 2003 में पॉलिसी और 2009 में कानून बना। अभी तक देश भर कानून का पालन नहीं हुआ है। अभी कहीं हरियाणा में कुछ हो रहा है ऐसे मैं सुन रही हूँ, पर बहुत कुछ बाकी है करना। जो 95% असुरक्षित रखे गए श्रमिक हैं इस देश के, वो छोटे व्यापारी हो, वो किसान हो, मजदूर हो, वो हमारी महिलाएं हो, घरेलू नौकरानियाँ, सबको हम न्याय दिलाना चाहते हैं। पर 2008 में कानून का मसौदा बनाने के लिए हम बैठे थे, हॉकर्स एक्ट बनाने के लिए हम सब बैठे थे, लेकिन कहाँ अभी पालन कहाँ होता है। तो हर पार्टी को एक साथ ही हम खड़े दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो गलत करेगा उसके सामने खड़े हो। अभी आपने बात कही थी टैक्स की कि 1% लोगों पर टैक्स लगाना होगा, लेकिन भारत सरकार ने तो 100% लोगों पर जीएसटी लगाया हुआ है। वो जीएसटी कहाँ जा रहा है, वो किस पर लगाया है? 100% लोगों पे लगाया हुआ है, आम जनता पे, सभी पे है। तो गौतम अडानी 1600 करोड़ रुपया रोज की कमाई कैसे कर रहा है? मुकेश अंबानी 1000 करोड़ से ज़्यादा रोज की कमाई कैसे कर रहे हैं? आपका दिल जलता नहीं है कि करोड़ों लोग 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए तड़पते रहे हैं? केवल लॉकडाउन में नहीं, अभी भी, और अभी उसको ख़त्म किया और 1 किलो देना चालू किया। हमारी बहनें रो रही हैं। तो हमारी शहरी गरीब बस्ती की बहनें हो या किसान घर की, हम सब लोगों को चाहते हैं सकस आहार खिलाना। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत ये पिला रहे हैं शराब, जबकि शराबबंदी भी उसी अनुच्छेद में लिखी हुई है। तो आज शराब से 18,000 करोड़ कमाएंगे, शराब से कोई राज्य 56,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो ये क्या टैक्स लगा कर नहीं कमा सकते हैं? पूरे भारत टैक्स फ्री हो सकता है। ये हिसाब है कई अर्थशास्त्रियों का। अगर 1% धनिकों पर 2% संपत्ति कर लगाएंगे तो 7 लाख करोड़ रुपया हर साल तिजोरी में आएंगे। सार्वजनिक जमीन बेचनी और उद्योग बेचने नहीं पड़ेंगे। अगर वारसाई का टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स 50% एक बार लगाएंगे तो 9 लाख करोड़ रुपया तिजोरी में आएगा। हो गए 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ से बच्चों को शिक्षा मुफ्त देना जो संविधानिक कर्तव्य है, वो निजी कंपनियों के ऊपर सौंप रहे हैं। लाखों रुपया फी लेकर नव ब्राह्मणवाद है। दलित आदिवासी बच्चे बाहर हो रहे हैं शिक्षा से। हमारी जीवनशालाएँ चलती है, कैसे चलाते हैं हम लोगों को पता है। तो आज ज़रूरी है कि ये टैक्स प्रणाली भी बदल जाए और दाम प्रणाली भी बदल जाए किसानों, मजदूरों के पक्ष में। मजदूरों को मनरेगा में नहीं मिलता है। अभी मैं सुबह से इसी में लगी हूँ कि हमारे जो मजदूर मध्य प्रदेश के आदिवासी स्थलांतरित होकर एक मुकादम और एक ठेकेदार लेके गया महाराष्ट्र के सोलापुर के ज़िले में, उनको रहने के लिए जगह नहीं, उनको केवल गेहूँ दे रहा है। वो गेहूँ की रोटी नमक के साथ खा रहे हैं और रात को और सुबह आकर शराब पीकर उनको मारपीट कर रहे हैं। अभी सहायक आयुक्त को मैंने पत्र भेजा है, मराठी में है, आपको चाहिए तो देखिए। और कल रात से उनको कर्नाटक के बॉर्डर के पार छोड़ा। तो महाराष्ट्र के अधिकारी कहेंगे हमारा कैसे कर रहे? देखा, तुम्हारा कर्तव्य है, ठेकेदार महाराष्ट्र का है, फैक्ट्री महाराष्ट्र की है, कर्नाटक से भी गन्ना लाना चाहते हैं। ये गन्ना का दाम नहीं और गन्ना के मजदूरों का सम्मान नहीं। गन्ना के लेकर तो हमारे जो पलवल के किसान हैं वे भी आंदोलन कर रहे हैं तो और 450 रुपये की मांग है उनकी। तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी खबर है। तो 10 रुपया से जीना है। इस आंदोलन को लेकर और भी लोगों से करते हैं चर्चा। नमस्कार जी, क्या रहेगी कल की रूपरेखा, क्या रहेगी पलवल के अंदर? देखिए, कल हम सबसे पहले तो यहाँ 9 बजे बहन जी आई हैं, इनके साथ सब मिलकर के झंडारोहण करेंगे और उसके बाद दिन के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे
जो किसान क्रांति चौक है अटवा में, वहाँ पर सारे ट्रैक्टर्स में किसान आएंगे। वो सब बाकायदा एक पंक्ति में खड़े होंगे और वहाँ जितने भी किसान आएंगे पहले एक सभा होगी। सभा में बहन जी भी बोलेंगे, हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चे के साथी भी बात करेंगे और उसके बाद उस यात्रा को बहन जी झंडी दिखा करके रवाना करेंगी। और उस किसान ट्रैक्टर यात्रा का हमारा मतलब है परेड का कि हरियाणा में गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाए। आज जो 10 रुपये की घोषणा की है सरकार ने, ये किसानों में फूट डालने का एक प्रयास है और अपने चहेते लोगों को आंदोलन से दूर करने का उनका एक फैसला है। लेकिन हरियाणा का किसान 12.5 महीने की लड़ाई लड़ कर के अब ये जान चुका है कि हमें जीतना कैसे है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ जारी रहेगी और जब तक 450 रुपये प्रति क्विंटल हम गन्ना का रेट नहीं करवाएंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो पहली मांग यही है कि 450 रुपये क्विंटल गन्ना का भाव किया जाए। दूसरी, उस समय जो 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों से फैसला किया था, उसमें ये तय था कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी का कानून बनाएंगे। एक तो वो किया जाए। सारे हिंदुस्तान के जितने भी किसान हैं उन पर सभी प्रकार के कर्ज़ों को एक बार माफ़ किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय शर्मा हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो 2022 का बिजली बिल पेंडिंग है उसको वापस लिया जाए। सभी किसानों के खिलाफ लगभग 62,000 किसानों के खिलाफ मुकदमे थे। हमारे यहाँ भी मेरे और मेरे सोनपाल जी और हम सभी साथियों के साथ 3 मुकदमे हमारे खिलाफ भी यहाँ दर्ज हैं, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं। सारे मुकदमे ख़त्म किए जाएं और हिंदुस्तान में जितने भी किसान शहीद हुए थे लगभग 712, उन सबके परिजनों को एक एक नौकरी मिले, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, ये हमारी मांग है। साथ में हमारे इस इलाके की मांग है, इस पलवल ज़िले में लगभग 1400 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें गेहूं की फसल नहीं बोई जाएगी। जो पहली फसल थी धान की वो बर्बाद हो गई, गेहूं की बोई नहीं जाएगी। तो इसलिए हमारी इस हरियाणा सरकार से, विशेषकर जिला प्रशासन पलवल से मांग है, कई बार हमने अपने प्रदर्शन करके मांग पत्र भी दिए हैं कि इस इलाके के जितने भी किसानों का गेहूं का बिजाई ना हो सके, उन सभी को 2-2 फसलों का मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन सुख आराम से कर सके। और वो यात्रा वहाँ से चल कर के पहले सुगरबील जाएगी, फिर बामनी खेड़ा गांव से वापस आएगी, पुरानी जीटी रोड होते हुए उसमें से निकल कर के दिल्ली गेट जिसे हम कहते हैं हुड्डा चौक, वहाँ से वापस आएगी बाईपास से, और बाईपास से होते हुए समापन हमारा उसी किसान क्रांति चौक पर होगा। आज ये अटोहा का किसान क्रांति चौक कहने के लिए लोगों के लिए चौक है, लेकिन हमारे लिए वो एक जीवनदायिनी स्थान बन चुका है। और हमारे सभी किसान जब वहाँ से निकलते हैं तो उस भूमि को प्रणाम करके निकलते हैं। हमारे लिए इतना ही वो महत्वपूर्ण जगह है। आपने किसान रैली का वाक्य अभी देखा और उस आंदोलन में पूरी भूमिका भी निभाई। अभी आप ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर रैली से वो दृश्य भी याद आ जाता है। वो भी 26 जनवरी का ही दिन था जब किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो ये जो यात्रा है, ये क्या पलवल में रहेगी? देखिए, अब की बार हमारा ये फैसला है कि सारे देश में किसान अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने शहरों में किसान यात्रा निकालेंगे ताकि सरकार का ध्यान इस बात की तरफ जा सके। वैसे उत्तरी भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन सब के किसानों की जींद में बहुत बड़ी सभा कल होगी संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में। लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम आया हुआ था बहन जी का, इनके वजह से हमने ये कहा कि हमारे यहाँ के किसान उस रैली में नहीं जाएंगे। उस वजह से हमने यहाँ पर रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। जो सरकारी कार्यक्रम लगभग 11 बजे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हमने अपनी रैली को लगभग 12:30 बजे निकालने का फैसला किया है ताकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन से हम अपनी मांगों का प्रचार करते हुए शहर के बीच में से निकल के लोगों के बीच में संवाद करते हुए निकलेंगे, ताकि सारे किसानों को, मज़दूरों को, गरीबों को पता लगे कि इस देश का किसान आज भी कितना भूखा है, कितना परेशान है, कितनी अपनी मांग करता है। और हम ना पहले हमने कभी कोई गलत काम किया था, ना अब कभी करेंगे और ना आगे करेंगे। उस समय भी कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जो पीछे कहीं ट्रकों के पीछे बैठे हुए थे,
और जब हमारे किसान सीधे साधे आगे जा रहे थे तो अचानक उन लोगों ने सामने से हमारे किसानों पर पथराव किया। पथराव करने पे जब हमारे किसान अपनी जान बचाने को भागे, उसी समय किसी उनमें से पीछे वालों ने कहीं पुलिस की तरफ कोई पथराव कर दिया। पुलिस वालों ने हम किसानों को निर्दोष लोगों को मारा, पीटा, ट्रैक्टर्स को नुकसान किया। लेकिन वो गई बात हो चुकी है, उस पर हम कोई दोबारा उसमें कोई बात नहीं कहना चाहते। वो वक्त की बात थी जैसी हुई, लेकिन हमारा उसमें कोई ना दोष था और ना दोष कभी रहेगा। वक्त था जो गुजर गया। आगे कल जो रैली होनी है उसके लिए आप सभी को भी किसानों की तरफ से है आमंत्रण। आप भी पहुँचें लगभग 12 बजे।